मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू मयंक मैथमेनिया यूट्यूब चैनल। आज हम जो डिस्कस करेंगे फंक्शन के आगे का पार्ट। आज जो हमारा पूरा मैटर है वो डिपेंडेंट है, फंक्शन एज ए रूल ऑफ डिपेंडेंस। इसमें है क्या? इसमें देखिए डिपेंडेंसी है, कोई चीज़ किसी पर डिपेंड हो। ठीक है, जैसे मैं टीचर हूँ तो मैं आप पे डिपेंडेंट हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा कार्य है आपका सिलेबस को ख़त्म करना। ठीक है, तो उसी प्रकार से और भी बहुत सारे कार्य हैं जो किसी पे डिपेंडेंट हो। अब यहाँ पर कोई एक फंक्शन जिसे हम y कह रहे हैं, ये चूँकि फंक्शन f(x) यक्स के रूप का है, ये फंक्शन पूरी तरह से x पे डिपेंडेंट है। ठीक है, मैं एक फंक्शन लेता हूँ और एक फंक्शन लेके आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे फंक्शन है x² + 1 f(x) लिखा है, आप देख रहे हैं x की वैल्यू जो डालेंगे फंक्शन की वैल्यू वो मिलती जाएगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है यानी y का जो मान है y = f(x) वो पूरी तरह से x पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और रियल फंक्शन की बात करते हैं। तो जो रियल फंक्शन है वो आपको आज ही मैंने विद्यालय में बताया था कि जब कोई फंक्शन उसकी डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल ही हो, ठीक है, तो वो आपका रियल फंक्शन होता है। ठीक, मैंने एग्जांपल लिया जैसे 1 2 3। ठीक है, ये आपका डोमेन है और इसकी जो इमेज पड़ रही, मान लीजिए 4 5 6 बनाया तो 1 की इमेज 5, 2 की इमेज 4, 3 की 6। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 2 3 भी रियल नंबर है, 4 5 6 भी क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा कि जैसे यहाँ पर अगर क्योंकि रूल एज ऑफ डिपेंडेंसी की बात है तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर हम डोमेन में कोई भी वैल्यू इनपुट करें तो जो आउटपुट आता है वो कोडोमेन का होगा और y = f(x) के रूप में अगर हम बात करें तो वो f(x) का मान देता चला जाएगा। यानी हम f(x) में इनपुट x के रूप में डालें तो y का मान यानी f(x) का मान मिलता जाएगा, वो आउटपुट होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये समझे होंगे आप लोग। अब हम यहाँ पर देखते हैं, चूँकि ये एक रूल है, याद करो फंक्शन एक रिलेशन और रिलेशन एक प्रकार से रूल ही होता है। और रूल पे चलना कैसे है, जैसे मान लीजिए आपको मैंने ये एक फंक्शन दिया है 2x + 5, तो अब आप जो भी मान रखोगे इस फंक्शन में रखोगे, इस रूल में रहोगे। इस कारण से हम कह सकते हैं कि फंक्शन एक रूल ही है। ठीक है, जिसमें डोमेन और कोडोमेन कह सकते हैं। तो डोमेन और कोडोमेन दोनों ही रियल नंबर में हमें प्राप्त होने चाहिए। ठीक है, अब आइए जरा हम थोड़ा और सोचते हैं। जैसे फंक्शन है तो कांस्टेंट फंक्शन होगा। अब कांस्टेंट फंक्शन आप समझते हैं, कांस्टेंट वैल्यू मिलना। मेरा ये कहने का मतलब है कोई भी फंक्शन है, यहाँ रूल है। देखिए ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन रूल है। ठीक है, और ये लीनियर फंक्शन भी क्या है, एक रूल है। और जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है ये भी क्या है, रूल है। रूल का मतलब कोई चीज़ किसी पर डिपेंडेंट होकर कार्य कर रहा है। ठीक है, आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे के मैटर में अगर देखें तो हमें पता चलता है कि मुझे जो ये फंक्शन पढ़ना है वो इस पे डिपेंडेंट होकर पढ़ना है। इसमें है क्या, इन्वर्स फंक्शन। ठीक है, आइलेट रूल होता है ना, तो उसी आइलेट रूल में आप लोग नहीं जानते लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, आइलेट रूल में क्या होता है, फंक्शन के शॉर्ट फॉर्म है। तो I फॉर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF कहते हैं, L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन। सब में कोई ना कोई रूल है, x का मान रखोगे तभी फंक्शन मिलेगा। A फॉर अलजेब्रिक आपका फंक्शन हुआ, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब यहाँ पर समझिएगा ये क्लास 12th में आपको बहुत ज़रूरत है, चाहे चैप्टर 2 हो गया, चैप्टर 5 हो गया, चैप्टर 3 हो गया, चैप्टर 5 हो गया, चैप्टर 2 हो गया, इनमें सारे फंक्शन पढ़ने। इसीलिए कहते हैं इसका यूज अभी भले ना आपको कम से कम समझ में आ रहा हो या कम से कम दिख रहा हो, लेकिन पूरी तरह से 12 का जो एल्जेब्रिक टाइप का चैप्टर है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है इन्हीं सब पर। ठीक है, तो आइए चलते हैं आगे की तरफ। क्योंकि देखिए यहाँ पर दो प्रकार का फंक्शन दिख रहा है, एक एल्जेब्रिक टाइप का और एक नॉन एल्जेब्रिक। तो आप देख रहे हैं ये जो इधर वाले हैं ये आपके नॉन एल्जेब्रिक हैं और जो एल्जेब्रिक वाले हैं वो आपका कांस्टेंट फंक्शन हो गया। ठीक है, और उसके बाद जितने पॉलिनोमियल टाइप के जैसे लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है, क्यूबिक हो गया, बाई क्वाड्रेटिक हो गया, ये सब आपके एल्जेब्रिक टर्म में आएंगे। और साथ में मॉडुलस हो गया,
ठीक है, सिग्नम फंक्शन हो गया, ये सारे के सारे जो फंक्शन है वो अलजेब्रिक टर्म में गिने जाएंगे। ठीक है, तो आते हैं अगली की स्लाइड में हर चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो आपको फंक्शन पढ़ना है वो फंक्शन में पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, ठीक है, और उसके बाद जो है रैशनल फंक्शन हो गया, इरेशनल, मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर और सिग्नम। तो ये जो फंक्शन है ये सारे ही फंक्शन आपको पढ़ना है, इसकी डेफिनीशन हमें देखनी, ग्राफ देखना है, डोमेन और रेंज आपको 1 बाय 1 कॉपी में नोट करते चलना है। ठीक है, अब आगे आते हैं, देखते हैं कैसे क्या चीज़ बची हुई है स्लाइड। अगर हम इस स्लाइड में देखें तो आप देखिए आपने बचपन से ही पढ़ा है कि एक पॉलिनोमियल जो होता है वो इस फॉर्म में होता है a0 a1x a2x² a3x³ और प्लस अप टू डॉट डॉट an x टू द पावर n, ऐसे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। अब होना क्या है कि पॉलिनोमियल फंक्शन में ही अगर हम कुछ टर्मों को ध्यान दें, ठीक है, तो उसके बारे में, बाकी तो पॉलिनोमियल आपको पता है ना, अगर कोई भी वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी जीरो और पॉजिटिव टाइप की जितनी भी वैल्यू मिल रही हैं इंटीजर में, वो आपको क्या देता है, पॉलिनोमियल। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन की बात कर रहे हैं हम, सीधे बेसिक बना के हिट टू द पॉइंट बात करते हैं। आपने देखा ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये क्या है, पूरा पॉलिनोमियल है। अब इसी में ही हम कुछ कम ज़्यादा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे क्या चीज़ हो रही है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले कांस्टेंट फंक्शन की बात करते हैं। किस फंक्शन की बात करते हैं, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट फंक्शन में देखिए पहला टर्म कहीं पे वेरिएबल नहीं है, इस कारण से ये कांस्टेंट है। इसको लिख कैसे सकते हैं भैया, देखिए फंक्शन है तो f(x) लिख लिया, कांस्टेंट कोई वैल्यू मिलना है तो a0 ना लिख के मैंने कहा c लिख लिया। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर इसमें, इसको देखते हैं और इसको देखने में हमको पता चल रहा है कि यहाँ पर आपका ये कांस्टेंट टर्म है प्लस सिंगल वेरिएबल वाला टर्म है। ठीक है, और ये लीनियर इसलिए होगा क्योंकि x की पावर या वेरिएबल की पावर 1 है। ठीक है, तो ये ax प्लस b का फॉर्मेट बना, ये लीनियर फंक्शन हो गया। फिर आते हैं क्वाड्रेटिक, तो आप देखिए a0 a1 a2 इसकी जगह ax² कर लिया, फिर bx और प्लस कांस्टेंट टर्म c। ठीक है, तो ये मिला के हमने कहा ये कौन सा है, क्वाड्रेटिक। और इसी तरह से सेम वे में क्यूबिक पॉलिनोमियल आप देख रहे हैं, तो ax³ bx² cx और प्लस d, ये आपका कौन सा है, ये आपका क्यूबिक क्यूबिक फंक्शन है। ठीक है, इसी फंक्शन के बेस पे हम आगे बढ़ रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं कांस्टेंट फंक्शन। देखिए मुझे जो जानकारी प्राप्त करनी है वो हमें ये प्राप्त करनी है कि भैया इसकी डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी, ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रियल नंबर पे कैसे दिखा सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग चलेंगे इस कांस्टेंट फंक्शन पे। तो कांस्टेंट फंक्शन में आपसे कहा गया है कि जब भी x का मान रखिए, वैल्यू एक फिक्स मिले, कांस्टेंट मिले, उस फंक्शन को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। तो अब देखिए ग्राफ के द्वारा आप समझ रहे होंगे, जैसे मैंने ये ग्राफ बनाया, ठीक है, x एक्सिस बनाया और ये मैंने y एक्सिस लिया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं साफ साफ कि 0 1 2 3 4 कोई भी मान x का मान रख रहे हैं, अगर यहाँ पर 3 वैल्यू मिल रही है तो 3 ही मिलती चली जाएगी, 2 पर भी 3 वैल्यू, 3 पे भी 3, 4 पे भी 3, और इस प्रकार से ये जो कांस्टेंट टर्म है वो आपका हट नहीं रहा है, कुछ बदल नहीं रहा। क्यों, क्योंकि आप वैल्यू तो बदल रहे हो लेकिन f(x) का मान फिक्स होने के कारण एक पैरेलल x एक्सिस के पैरेलल लाइन ये प्राप्त हो जा रही है। ठीक, तो इसी को हम लोग कहेंगे कांस्टेंट फंक्शन। जरा इसको और गौर से देखें तो आप देखिए ये f(x) पूरी तरह से x से डिपेंडेंट है, क्या मिल रहा, y मिल रहा। इसमें डोमेन और रेंज की बात करें तो डोमेन में देखिए सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x एट विच फंक्शन इनसाइड मतलब इनसाइड क्या डिफाइन हो रहा है, कोई फंक्शन इज डिफाइन है। तो इसमें देखिए थोड़ा लिखा हुआ आगे पीछे, इसलिए बोलने में समस्या हो रही है, लेकिन मैं पूरा कंसंट्रेट होकर देख रहा हूँ। तो आइए देखिए ज़रा, यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि जो डोमेन है, जो भी वैल्यू आप x की रख रहे हैं वो डोमेन है। तो यहाँ रख क्या रहे हैं, तो आप देखिए रियल ही वैल्यू तो रख रहे हैं, 1 2 3 4, माइनस में भी रखो चाहे इधर रखो, कांस्टेंट होना है तो इसलिए इसकी डोमेन रियल नंबर है। जबकि जो रेंज है वो भी रियल ही नंबर है, तो इसमें लिखा है रेंज जो है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y है, और y की जो वैल्यूज है वो
आप जान रहे हो ये कांस्टेंट टर्म में प्राप्त हो रही, इस कारण से इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, सी होगी। और सी को हम सेट के फॉर्म में डिनोट करेंगे क्योंकि वो कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसे हो गया, एक एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के, अब देखिए क्योंकि यहाँ पर वाई एक्सिस पैरेलल नहीं, एक्स ही एक्सिस के पैरेलल होगा क्योंकि आप जो है वाई प्राप्त कर रहे हो, ठीक है। अब आते हैं आगे, आगे हमको पढ़ना है लीनियर फंक्शन। इस लीनियर फंक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें हमें साफ साफ पता चल रहा है कि आप देखिए जैसे मैंने एक फंक्शन ले लिया y बराबर 2x+3, ठीक है। तो अगर x का मान 0 ले लें, क्या ले लें, x का मान 0 ले लें, तो आप देख रहे हैं हमें जो प्राप्त मिलेगा y बराबर क्या मिलेगा 3। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट हमने ले लिया है, ठीक है। अब आगे देखिए 3 ले लिया है, थोड़ा सा और ग्राफ एक दूसरा ले रहे हैं, ये वाला नहीं, कोई स्लाइड ना होने के कारण इसी में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो है अगर हम y बराबर 2x+3 लिए, y बराबर 2x+3 लिए, तो आप देख रहे हैं x का मान 0 रहेगा तो y का मान क्या मिलेगा 3। तो मैं कह सकता हूँ अगर हम कोई लाइन खींचें 1 2 3, तो यहाँ पर देखिए 3 वाला पॉइंट तो ये है, ठीक है। उसके बाद अगर हम y को 0 करें तो x का मान मिलेगा -3/2। अगर हम इस पूरे लाइन को ड्रा करें तो आप देखिए -2/3 कहीं यहाँ मिलेगा, ठीक है, -2/3 कहीं यहाँ मिलेगा। और इसको अगर ड्रा करें तो आप देखिए एक सीधी रेखा मिल रहा, और सीधी रेखा में ये बताता है कि वो फंक्शन जो है y बराबर 2x+3 के फॉर्म का ही बन रहा है, ठीक है। तो आइए चलते हैं आगे और थोड़ा सा और इसकी डोमेन रेंज की बात करते हैं। तो आप देखिए अगर हम इसके डोमेन की बात करें तो जो डोमेन होगी वो आप रियल नंबर ही तो रख रहे हो 1 2 3 4 कुछ भी, और रेंज आपको हर बार जो है एक सीधी रेखा में चाहे ऊपर मिले और चाहे नीचे मिले, ठीक है। और हमें मिलना क्या है, रियल ही नंबर। तो यहाँ पर भी डोमेन और रेंज क्या है आपकी, ये रियल ही नंबर है, ठीक है। इसको जरा टॉर्च मेथड देखते हैं, कौन सा मेथड, टॉर्च मेथड। टॉर्च मेथड में क्या है कि देखिए टॉर्च में अगर मैं इस साइड से टॉर्च मारूं तो इसकी जो इमेज पड़ेगी ये यहाँ पर जो पड़ेगी, ठीक है, आप देखिए वाई एक्सिस पे मिल रही होगी, और जब मैं ऊपर से टॉर्च मारूं तो एक्स एक्सिस पे मिल रही है। और एक्स एक्सिस जो होती है वो आपकी डोमेन को शो करती है, और वाई एक्सिस जो होती है वो रेंज को शो करती है। तो आप देखिए कुल मिला के ये लाइन ही पे तो हमको उसकी इमेज मिलेगी हर तरह से, तो इसलिए इसकी डोमेन और रेंज क्या हो गई, रियल नंबर हो गई, ठीक है। अब हम लास्ट टर्म समझेंगे आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है कि आप यक्स का मान रखो, ठीक है, यक्स का मान फंक्शन में अगर रख रहे हो तो यही यक्स का मान मिल जाए। अगर मैं 1 रख रहा हूँ तो मुझे फंक्शन क्या मिले 1, मैं 2 रख रहा हूँ तो मुझे 2 मिले, 3 रख रहा हूँ तो यहाँ 3 मिले, ठीक है। जो ये यहाँ पे रख रहा हूँ वही चीज़ यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। तो आप समझ लीजिएगा वो आपका क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। वाई का मान जो रख रहे हो फंक्शन में वही मान वहाँ मिल जाए तो वो आपका आइडेंटिटी फंक्शन होता है। इसकी डोमेन और रेंज की बात करें तो डोमेन रियल होगी और रेंज भी क्या होगी, रियल होगी, क्योंकि आप रियल वैल्यू रख रहे होगे तो रियल ही आपकी क्या होगी, रेंज उसकी जो मिलनी है वैल्यू, ठीक है। आइडेंटिटी यही हमें कहता है। तो चलते हैं, आपको आशा करता हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लें और कॉपी में इससे बढ़िया सा मुझे आज दिखाएंगे नोट करके। थैंक यू।